हमने दो टाइप की बीम पढ़ी थी, एक आइसोलेटेड और दूसरा कंटिन्यूअस बीम। तो आइसोलेटेड बीम में क्या होता है, हमारा जो बीम होता है वो आइसोलेट होता है ना, अलग अलग हम लोग बीम प्रोवाइड करते हैं, सेपरेट बीम को प्रोवाइड करते हैं। जबकि कंटिन्यूअस में हम लोग क्या करते हैं, स्लैब और बीम को एक साथ कास्ट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। कंटिन्यूअस स्लैब और बीम जो हमारा एक साथ कास्ट हो जाता है तो वो बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। इसमें तुमको अलग से फ्लेंज देखने को नहीं मिल रहा होगा, इसमें सभी का फ्लेंज क्या है, स्लैब में ही कंटिन्यूअस बीम। लेकिन आइसोलेटेड टी बीम में क्या देखोगे कि सभी का तुमको फ्लेंज अलग से देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड टी बीम। आइसोलेटेड टी बीम में फ्लेंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज कैलकुलेट करने के लिए हमारे IS 456-2000 में फॉर्मूला दिया गया है। वहाँ से हम लोग आइसोलेटेड टी बीम और कंटिन्यूअस टी बीम के लिए हम लोग अलग अलग इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली इसका यूज बस इतना ही है कि हमारे जो तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा रहेगा कि आइसोलेटेड टी बीम, ठीक है, तो हम लोग आइसोलेटेड टी बीम का इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कंटिन्यूअस बीम दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस बीम का इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज कैलकुलेट करेंगे। बाकी एनालिसिस जो है कंटिन्यूअस बीम हो या आइसोलेटेड बीम दोनों का सेम है, बस इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज है वो हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। किस केस में आइसोलेटेड टी बीम दिया रहेगा तो उस केस में अलग फार्मूला है, और कंटिन्यूअस स्लैब दिया रहेगा उसके लिए अलग फार्मूला है। तो ये पहला जो है तुम्हारा, ये इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज फॉर आइसोलेटेड टी बीम। तो इसके लिए मैंने बताया था तुम्हें कि कैसे कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज आइसोलेटेड टी बीम के लिए। तो इसके लिए ये फार्मूला हमारे कोड में दिया हुआ है, L0 डिवाइड बाई L0 बाई बी प्लस 4 प्लस BW। तो यहाँ BW जो है वो विड्थ ऑफ द वेव है जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, और L0 क्या होगा, जीरो मोमेंट टू जीरो मोमेंट का डिस्टेंस होगा, है ना, और B तुम्हारा जो है गिवन विड्थ रहेगा फ्लेंज का, उसको यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। और एक कंडीशन है कि विड्थ ऑफ द फ्लेंज जो भी कैलकुलेट करेंगे हम, वो जो गिवन विड्थ है उससे क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और अगर हमें टी बीम का नहीं, आइसोलेटेड एल बीम का अगर कैलकुलेट करना होगा तो जो टी बीम का फॉर्मूला है बस उसमें 0.5 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा एल बीम का इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज कैलकुलेट होके आ जाएगा, वेयर एल नॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट इन द बीम। एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है। फिक्स्ड बीम के लिए क्या हो जाएगा, एल नॉट का वैल्यू ये हो जाएगा, जनरली इसको हम लोग 0.7L लिखते हैं, इफेक्टिव लेंथ, है ना, एल रहेगा तो 0.7L होगा इफेक्टिव लेंथ। As per IS 456-2000 for fixed beam and continuous beam, consider L0 is equal to 0.7L। जो भी गिवन L रहेगा तुम्हारा, जो भी गिवन लेंथ रहेगा उसमें 0.7 मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके लिए, फिक्स्ड बीम और कंटिन्यूअस बीम के लिए। लेकिन अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है तो जो हमारा L गिवन रहेगा वही हमारा L0 के बराबर होगा। क्लियर है? अगर सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा तो जो हमारा L का लेंथ होगा वही L0 का भी होगा। और ये हमारा आइसोलेटेड का था, और कंटिन्यूअस बीम का इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये दोनों है, ठीक है। इन दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू होगा वही हम लोग कंसिडर करते हैं। नीचे वाला फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, और ऊपर वाले फार्मूले में बस क्या करना है तुमको, याद रखना है L0/6 प्लस BW प्लस 6DF, ये याद रखना है। जो वैल्यू यहाँ होगा वही वैल्यू यहाँ भी होगा, ठीक है। और ये वाला नीचे वाला फार्मूला जो ये है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये याद रखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेंटर सेंटर डिस्टेंस निकाला हुआ है जो कि नीचे निकाल के दिखाया गया है। BW ये L0/1 है तो इसका हाफ हो जाएगा, L0/2 है तो इसका भी हाफ हो जाएगा, वही लिखा गया यहाँ पे। सेंटर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट स्लैब, दो अगल बगल जो स्लैब रहेगा उसका क्या लेंगे, सेंटर सेंटर डिस्टेंस लेंगे, और ये वाला निकाल करके, ये वाला मतलब यही वाला कैलकुलेट करके और ये वाला कैलकुलेट करके, दोनों में जो स्मॉलर वैल्यू आएगा उसको हम लोग कंसिडर कर देंगे इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज फॉर कंटिन्यूअस टी बीम के लिए। एल बीम में कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे L0/6 है, उसमें क्या करना है, सब में इस
इस वाले वैल्यू में और इस वाले वैल्यू में 2 डिवाइड कर देना है। तो इस वाले वैल्यू में अगर 2 डिवाइड करेंगे, 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, तो नीचे 12 हो जाएगा और इसके नीचे 2 डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो L0/12, देखो इसका एल बीम का फॉर्मूला होगा L0/12 प्लस BW प्लस 3DL, है ना। वैसे भी टी बीम का जो फ्लेंज है वो एल बीम का फ्लेंज जो है टी बीम के फ्लेंज से हाफ होता है, तो इसीलिए हाफ इसमें डिवाइड किया गया। कोड में भी ये गिवन रहेगा। और ये सेंटर और सेंटर डिस्टेंस निकालेंगे एल बीम के लिए, यहाँ निकाल के दिखाया गया है BW प्लस L0/2। ये सारा चीज क्लियर था। इफेक्टिव वेट ऑफ द फ्लेंज कैलकुलेट करने के बाद हम लोग एनालिसिस करने पहुंचे थे टी बीम का। तो टी बीम में मैंने आपको सबके केस 1, केस 2, सब केस 1, सब केस 2 मैंने बताया था, डिस्कस किया था, और उसी को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहला केस हमारे पास केस फर्स्ट आता है, जिसमें आपका न्यूट्रल एक्सिस जो है, ये वाला जो न्यूट्रल एक्सिस आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो डेप्थ ऑफ द फ्लेंज के अंदर लाई करता है। ठीक है, केस फर्स्ट क्या है, इफ Na लाइज इन द फ्लेंज, अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज के अंदर लाई कर जाता है तो उसको हम लोग केस फर्स्ट में रखेंगे, और इसका एनालिसिस हम लोग वैसे ही करेंगे जैसा हमने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का किया था, सेम वैसे ही करेंगे जैसा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का किया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में भी देखो सेम हमने किया था। ये तुम्हारा स्ट्रेस डायग्राम है, ये तुम्हारा स्ट्रेस डायग्राम है। और ये स्ट्रेन डायग्राम, और ये हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ टी। तो स्ट्रेस डायग्राम हमने इसको पढ़ा था सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो। जो हमारा C1 का, पहले हम लोग स्ट्रेन डायग्राम समझते हैं। तो ये तो पता है, टॉप कंक्रीट में टॉप मोस्ट फाइबर पे हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन कितना हो सकता है, 0.0035। टेंसाइल जोन में जो स्टील का रेनफोर्समेंट का स्ट्रेन होता है मैक्सिमम हम लोग कितना लेते हैं, 0.87 FY डिवाइड बाई ES प्लस 0.002। ये स्ट्रेन का वैल्यू में निकाला था। दूसरा वैल्यू ये भी निकाला था हमने इसमें कि इसमें एक स्ट्रेन होता है 0. म्यूट कर लो, बहुत आवाज आ रहा है। तो स्ट्रेन डायग्राम में हमने एक पॉइंट ये भी निकाला था कि जहाँ पे जो स्ट्रेन है हमारा वो 0.002 होता है। इसी स्ट्रेन वैल्यू पे ये जो वैल्यू होता है वो कितना पे होता है, 3/7 XU पे हमारा वैल्यू होता है, जहाँ पे 0.002 स्ट्रेन होता है। ये कैसे कैलकुलेट किए थे हम लोग, ये पूरा XU वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ये पूरा क्या है, XU है। न्यूट्रल एक्सिस से लेकर के टॉप मोस्ट फाइबर तक हमारा वैल्यू क्या है, XU है। तो बस कुछ नहीं करना है, सिमिलर ट्रायंगल लगाना है, और सिमिलर ट्रायंगल के हेल्प से हम लोग ये डिस्टेंस निकाल देते हैं कि ये डिस्टेंस 3/7 XU है, ये नीचे वाला डिस्टेंस जो है 4/7 XU है। ये डिस्टेंस हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से कैलकुलेट कर लेते थे। तो ये तो सिंगल रेनफोर्स्ड बीम में मैंने बताया ही है, इसलिए यहाँ पे इसका यूज नहीं है, क्योंकि इसका यूज करके हम जो जितना काम था हमने सिंगल रेनफोर्स्ड बीम में कर लिया। वहां से हम लोगों ने सी का फॉर्मूला निकाल लिया था। वो किस लिए निकाले थे, कंबाइंड, जैसे कि यहाँ पे दो पोर्शन बन रहा है ना, देखो एक रेक्टेंगुलर बन रहा है और दूसरा पैराबोला बन रहा है। तो दोनों के लिए रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए अलग फोर्स निकाले थे हम लोग C1, और C2 निकाले थे पैराबोला के लिए, है ना। फिर दोनों को कंबाइंड कर दिए थे, कंबाइंड करके हम लोग C फोर्स निकाले थे वहाँ। C फोर्स निकाले थे यहाँ, इसको नाम दे दिए हैं हम C1 फोर्स। ठीक है, वहाँ जो C फोर्स कैलकुलेट किए थे सिंगल रेनफोर्स्ड बीम में, यहाँ पे नाम दिए हैं C1 फोर्स। ठीक है, ये C1 फोर्स कितने डिस्टेंस पे था, जो याद होगा तुमको, जो वहाँ रिजल्टेंट फोर्स आया था सिंगल रेनफोर्स्ड बीम में C1 और C2 को ऐड करके, तो वो टॉप मोस्ट फाइबर से 0.42 XU के डिस्टेंस पे था। क्लियर है। और ये भी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, Y बार का वैल्यू 0.42 XU आया था C1 के लिए, Y1 C2 के लिए Y2, दोनों को फिर क्या किए थे, कंबाइंड CG निकाले थे, और वो 0.42 XU हमारा वैल्यू आया था। ठीक है, स्ट्रेस में आप जानते हैं कंक्रीट में कितना स्ट्रेस रहता है टॉप मोस्ट फाइबर पर, 0.45 FCK। ये कैसे आया था, हम लोग को पता है कि FCK जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, और इसको जो है हम लोग
कंक्रीट को जब हम लोग लैब में टेस्ट करते हैं तो 28 डेज पे हमारा जो स्ट्रेंथ आता है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है ना कंक्रीट का। वो हम लोग 5% जो फॉल है ना, जो हमारा जैसे ज्यादा हम लोग कंसीडर नहीं बनाना है M20 कंक्रीट बनाना है तो सारे कंक्रीट का वैल्यू जो है वो 20 मेगापास्कल से ऊपर होना चाहिए। लेकिन 5% जो अगर मान लो 20 सैंपल लिए उसमें एक सैंपल अगर 20 मेगापास्कल से नीचे भी दे रहा है, 18 मेगापास्कल भी दे रहा है, तब भी हम मानेंगे कि वो हमारा FCK मतलब M20 का कंक्रीट हम बना लिए हैं जिसका स्ट्रेंथ 20 मेगापास्कल है। मतलब 5% हम लोग अलाउ करते हैं कि 5% रिजल्टेंट से कम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू होता था FCK। फिर उसको हम लोग जब साइट पे यूज करते थे क्योंकि उसको लैब में बनाए तो FCK रहा, जब साइट पे ले गए तो साइट पे हम लोग यूज किए तो वो कितना हो गया 67% अपना स्ट्रेंथ बचता है उसका जब हम लोग उसको कास्ट करते हैं साइट पे। तो 67% इंस्टेंट बचा। फिर उसमें क्या किया हम लोग, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमारा कंक्रीट का है वो कितना है 1.5 का है, तो 67% में 1.5 डिवाइड कर दिए तो 45% बचता है, 0.45 FCK आपका स्ट्रेंथ आ गया कंक्रीट का। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस आपको पता है, न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग क्या लिए थे, XU लिए थे, एज्यूम किए थे, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। डेप्थ ऑफ द फ्लेंज है, पता है। और पहला केस क्या है कि आपका जो XU होना चाहिए वो डेप्थ ऑफ द फ्लेंज के अंदर होना चाहिए, है ना, डेप्थ ऑफ द फ्लेंज के अंदर ही लाई करना चाहिए हमारा न्यूट्रल एक्सिस। तो हम लोग समझेंगे हमारा केस फर्स्ट है। तो ये डायग्राम बना हुआ है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करते हैं, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस वगैरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चलो उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। पहले कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे हम लोग, सी और जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स था, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, उसको हम लोग इक्वेट करते थे टोटल टेंशन फोर्स से। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ सी को हम लोग C1 लिए हैं तो C1 यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे सी का फोर्स क्या हम लोग जानते हैं 0.36, ये हम लोग सिंगल एंड फोर्स बीम में कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.36 FCK BXU। देखो वहाँ हमारा पोर्शन क्या होता था, रेक्टेंगुलर होता था सिंगल एंड फोर्स, और उसका जो वेट होता था वो होता था, अदनान म्यूट कर लो जी। तो वहाँ क्या होता था, B होता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारा टी बीम है, तो टी बीम है तो इसका विड्थ हम लोग क्या लेंगे, बी लेंगे, है ना। लेकिन हम लोग को बताया गया है, पहले ही हमने पढ़ रखा है कि हम लोग विड्थ ऑफ द फ्लेंज नहीं, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज हम लोग यहाँ पे वैल्यू को लेते हैं। अगर हमारा आइसोलेटेड होगा तो आइसोलेटेड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कंटिन्यूअस टी बीम होगा तो कंटिन्यूअस वाला लगाएंगे। वहां से जो हमारा इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज कैलकुलेट होकर आएगा वहीं पे हम लोग इसका विड्थ लेंगे। तो 0.36 FCK हमारा स्ट्रेस हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करना है एरिया हमको, तो एरिया क्या हो जाएगा B इंटू XU। लेकिन यहाँ पे क्या लेना है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज लेना है, यहीं पे अक्सर गलती हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, क्या लेना है हमको, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज लेना है। ठीक है, क्यों इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज लेना है, क्योंकि हम लोग रेक्टेंगुलर पोर्शन का ही सारा कुछ निकाल रहे हैं। न्यूट्रल एक्सिस से नीचे आने की जरूरत नहीं है कंप्रेशन फोर्स में, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ही सारा कंप्रेशन फोर्स है, तो हम लोग इसी रेक्टेंगुलर पोर्शन में सारा काम करेंगे। तो रेक्टेंगुलर पोर्शन का विड्थ कितना है B, लेकिन लेना क्या, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज, तो BF ले लिए हम लोग। और इसका एरिया क्या होगा, XU ही होगा ना, न्यूट्रल एक्सिस तक डिस्टेंस क्या है इसका, XU ही है, तो XU लेंगे हम लोग, XU ले लिए। तो स्ट्रेस इंटू एरिया C1 फोर्स बन गया। अब हम लोग को लिखना है T फोर्स। T फोर्स निकालने के लिए हमको पता है स्ट्रेस और एरिया, स्टील का स्ट्रेस कितना होगा 0.87 FY। देखो स्ट्रेस डायग्राम में लिखा हुआ है 0.87 FY।
तो यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रेस स्टील का 0.87 FY। और फिर हमको एरिया लिखना होगा, तो एरिया किसका लिखेंगे, स्टील का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्टील। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा आपका XU का, वो हो जाएगा 0.87 FY इंटू ए स्टील डिवाइडेड बाई 0.36 FC के width of the flange into XU, सॉरी XU नहीं होगा, XU तो नहीं रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। किस केस में, जब हमारा, ये किस केस में होगा, जब हमारा जो XU जो है वो लेस देन होगा डेप्थ ऑफ द फ्लेंज से। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरा काम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और क्या करना है, यहाँ भी जो XU लिम निकालते हैं हम लोग, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वो सेम जैसा हम लोग सिमिली में निकाले थे वही यहाँ भी हम लोग एज यूजुअल निकालेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU लिम, इसको बोलते हैं हम लोग XU लिम। XU लिम किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पे, डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील। अगर हमारा मान लो कि ग्रेड दिया हुआ है Fe415, तो हमारा जो है XU लिम बाई डी का वैल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि हमारा ओवर एनफोर्स्ड है, अंडर एनफोर्स्ड है, फिर हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फिर कैलकुलेट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे, C1 इंटू LA1, ये कर सकते हैं, लीवर आर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्रेशन फोर्स से। और दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं, टेंशन फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं लीवर आर्म। ठीक है, तो अगर हम लोग कंप्रेशन फोर्स वाला फार्मूला देखेंगे, तो ये हो जाएगा 0.36 FC के F इंटू XU, ये हो गया हमारा फोर्स। और लीवर आर्म क्या हो जाएगा, D माइनस 0.42 XU, यही हो जाएगा ना लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होता है, कंप्रेशन फोर्स है टेंशन फोर्स का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लीवर आर्म। यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा जो है वो क्या है, लीवर आर्म। तो लीवर आर्म देख लो, यहाँ ये पूरा हमारा क्या है, डेप्थ है, ये पूरा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है वो क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, स्मॉल डी हो जाएगा। स्मॉल डी हो जाएगा, तो स्मॉल डी में ये वैल्यू जो है 0.42 XU, ये माइनस हो जाएगा तो लीवर आर्म का वैल्यू आ जाएगा। और पूरा वैल्यू यहाँ तक अगर रहेगा तो वो क्या होगा, डी होगा, कैपिटल डी होगा। और उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल डी को ओवरऑल डेप्थ बोलते हैं। तो एम आर का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे टेंशन वाला, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टेंशन साइड का 0.87 FY, ये स्टील का स्ट्रेस हो गया, इसमें एरिया मल्टीप्लाई कर दिया फोर्स हो गया, और इसमें लीवर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हो गया 0.42 FC। और ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस वगैरह। अब आते हैं हम लोग केस 2 में, ये हमारा केस 1। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम है केस 1 में तो बता दो, कहीं भी कुछ समझ में ना आया हो तो बता दो।
केस 2 में आते हैं। केस सेकेंड, अब केस सेकेंड में क्या होगा कि जब तुम्हारा न्यूट्रल एक्सिस जो है अभी किसमें लाई कर रहा था, डेप्थ ऑफ द फ्लेंज में, अगर डेप्थ ऑफ द फ्लेंज में लाई ना करके डेप्थ ऑफ द फ्लेंज के बाहर आ जाएगा तो फिर हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। व्हेन न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन वेब पोर्शन, अब फ्लेंज में नहीं लाई कर रहा है, ये किसमें आ गया है, वेब पोर्शन में आ गया। एक्स यू इज ग्रेटर देन, अगर वेब पोर्शन में आएगा तो एक्स यू का वैल्यू जो है डेप्थ ऑफ द फ्लेंज से ज्यादा होना चाहिए। ये हमारा हो जाएगा वेट ऑफ द फ्लेंज, ये हो जाएगा डेप्थ ऑफ द फ्लेंज, ये हो जाएगा वेट ऑफ द वेव, वेट ऑफ द वेव को विल्डम्स दिखाएंगे। यहाँ पे कहीं पे रेनफोर्समेंट होगा, टेंशन साइड में, और इसी रेनफोर्समेंट के सेंटर से हम लोग इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करते हैं। ये वैल्यू हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ डी। ठीक है, अब न्यूट्रल एक्सिस जो लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है हमारा वेब पोर्शन, तो वेब पोर्शन मतलब डीएफ से आगे होगा, तो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गया। जो कि वेब पोर्शन में लाई कर रहा है। अब इसका हम लोग स्ट्रेस डायग्राम अगर देखेंगे
ये न्यूट्रल एक्सिस से पैराबोला बनाएगा और कहीं 0.002 तक जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये से रेक्टेंगुलर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम बन गया और यहाँ पे टी फोर्स रहेगा और ये टी फोर्स का वैल्यू जान ही रहे। यहाँ पे हमारा जो फोर्स होगा वो 0.45 एफ सी के होगा, 0.45 एफ सी के होगा। और ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन बन रहा है, यहाँ तक मान लो मैं रेक्टेंगुलर पोर्शन बन रहा है, ये क्या है रेक्टेंगुलर पोर्शन? रेक्टेंगुलर पोर्शन क्या है तुम्हारा? यहाँ तक मान लो रेक्टेंगुलर पोर्शन तुम्हारा बन रहा है। यहाँ पे ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन बना हुआ है, तुम्हें पता होगा पहले से ही, हम लोग सिंगल रेनफोर्स्ड बीम में पढ़ चुके हैं। ये जो पैराबोला पोर्शन बनता है वो कहाँ तक बनता है? 0.002 स्ट्रेंथ तक ये हमारा बनता है पैराबोला, ये पैराबोला सेक्शन। उसके बाद क्या होता है, लीनियर हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता है हमारा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ऊपर का जो पार्ट होता है, ये डिस्टेंस को हम लोग कितना बोलते हैं? जहां तक रेक्टेंगुलर पोर्शन बनता है वो डिस्टेंस हमारा होता है 3/7x। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा 3/7x होता है। और नीचे वाला जो पैराबोला पोर्शन बन रहा है वो नीचे वाला डिस्टेंस कितना होता है? 4/7x। ये डिस्टेंस होता है 4/7x। बताइए अब क्या करना है इसमें? अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है। तो एक बात तुम नोटिस कर रहे होगे कि ये जो फ्लेंज है, ये जो फ्लेंज है उसके बाहर तक क्या हो रहा है, हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन बन रहा है। मतलब इस पूरे फ्लेंज में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारा स्ट्रेस है वो रहेगा कांस्टेंट। वो कितना रहेगा? 0.45 एफसी के कांस्टेंट रहेगा। स्ट्रेस तो यहाँ से कम होना स्टार्ट हुआ है ना, 0.45 एफसी के से जो पॉइंट है हमारा 0.002 मतलब 3/7 XU के बाद से स्ट्रेस जो है वो कम होना स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब है कि जीरो ऊपर टॉप मोस्ट फाइबर से 3/7 XU के पॉइंट तक हमारा जो स्ट्रेस है वो कांस्टेंट है। यहाँ भी 0.45 एफसी के, यहाँ भी 0.45 एफसी के और यहाँ भी 0.45 एफसी के और 3/7 अप टू 3/7 XU कितना होगा वैल्यू? 0.45 एफसी। ठीक है, तो ये केस सेकंड हमारा क्या हुआ? व्हेन न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द वेब पोर्शन। ये तो केस सेकंड हो गया, लेकिन इसी में सब केस वन क्या हो गया? अब हम लोग का फ्लेंज तो दो कंडीशन यहाँ बनता है। ये तो न्यूट्रल एक्सिस बाहर बन रहा है, ये तो केस टू को बता रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस हमारा वेब पोर्शन में बन रहा है। अब फ्लेंज पोर्शन में बनता तो केस वन होता, वेब पोर्शन में बन रहा है तो केस टू है। लेकिन अब यहाँ पे दो बातें और है कि हमारा जो रेक्टेंगुलर पोर्शन बन रहा है क्या वो फ्लेंज के अंदर बन रहा है? और दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या वो फ्लेंज के बाहर बन रहा है? तो जो फ्लेंज के बाहर बन रहा है वो सब केस वन हो जाएगा और यही रेक्टेंगुलर पोर्शन जब हम फ्लेंज के अंदर बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सब केस टू बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो केस टू में भी सब केस क्या हो गया? यहाँ पे केस टू में सब केस वन क्या हो गया यहाँ पे कि आपका जो डीएफ है XU इज सब केस वन में क्या है? XU इज ग्रेटर देन DF। XU जो है डेप्थ ऑफ द फ्लेंज के बाहर लाई कर रहा है, बट DF इज
लेस देन 3/7 XU। जो हमारा 3/7 XU रेक्टेंगुलर पोर्शन है वो क्या बन जा रहा है, डेप्थ ऑफ द फ्लेंज के बाहर बन रहा है। ठीक है, तो केस 2 में सब केस 1 क्या है, XU इज ग्रेटर देन DF। XU तो ग्रेटर देन DF है ही, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, डेप्थ ऑफ द फ्लेंज जो है वो लेस देन है 3/7 XU। देख पा रहे हो ना, यहाँ तक DF है, ये वैल्यू DF है, लेकिन जो हमारा 3/7 XU है वो क्या है, ग्रेटर देन है DF। ठीक है, तो इसका एनालिसिस कैसे करेंगे वो आइए हम लोग देखते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका एनालिसिस करने के लिए बीम को हम लोग दो पोर्शन में बांट देते हैं। पहला पोर्शन आपका हो जाएगा, ये पूरा हम लोग बना देंगे इसको इस टाइप से, पोर्शन 1। ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, पोर्शन 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा पोर्शन 1। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है इन दोनों को मिला के हो जाएगा क्या, पोर्शन 2। ये हो जाएगा पोर्शन, तो दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर दिए। एक को क्या बना दिया, पूरा रेक्टेंगल बना दिया, और दो रेक्टेंगल को अलग कर दिया। समझ रहे हो, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इट मीन्स दैट depth of flange is within the rectangular portion of the stress diagram the stress in entire flange portion कितना हो जाएगा, इंटायर फ्लेंज पोर्शन में। क्योंकि आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है वो फ्लेंज के बाहर बन रहा है, तो इंटायर फ्लेंज पोर्शन में आपका जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, है ना। और वो वैल्यू कितना होगा बताइए, वो वैल्यू होगा 0.45। कोई प्रॉब्लम, अदनान, धीरज, निशु, कोई प्रॉब्लम, नो सर। कुछ पूछना नो है? सर। ठीक, तो अब जो हमने पोर्शन 1 और पोर्शन 2 को अलग अलग डिवाइड किया है, तो उसको हम लोग अलग अलग एनालिसिस करते हैं, सेपरेटली हम उसको एनालाइज करते हैं, क्या वैल्यूज निकल के आता है हम लोग उसको देखते हैं। ये क्या है, हमारा पोर्शन 1 हो गया। ठीक है, इसको यहाँ से निकाल लिए, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, उसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दिया, ये पोर्शन 1 हमारा होगा। इसमें क्या होगा, स्टील होगा यहाँ पे, स्मॉल डी होगा, डेप्थ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम,
और जो न्यूट्रल एक्सिस हमारा होगा कहीं यहाँ पे होगा, और जो वैल्यू होगी न्यूट्रल एक्सिस की ये हम लिख लेंगे एक्स यू। ठीक है, और ये जो